मित्रों, जय श्री राम। आज ये वीडियो बना रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैसे तो आपको सारी विशेषताएं पता है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई आपको ये भी पता है, और इनके क्या कार्य हैं ये भी आपको सब इसके बारे में जानकारी है। लेकिन मैं यहाँ आरएसएस के ज्योतिषीय पहलू की बात करूँगा कि इसकी स्थापना क्यों हुई और आगे ये कब तक चलेगा और ये देश को किस दिशा में लेकर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस स्वयंसेवक संघ को कहा जाता है कि ये भारत की और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इसका जन्म हुआ है, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और सभी लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे रहते हैं। कई बार प्रतिबंध भी लगाने का प्रयास हुआ, प्रतिबंध लगाए भी गए और वापस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जीत कर आया और अपने मूल स्वरूप में है। कई झूठे आरोप का भी इनको सामना करना पड़ा, लेकिन हम उनकी बातें ना करें। हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ये करेगा क्या। क्योंकि भगवान ने गीता में तो कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। और निश्चित रूप से जब हम इन सारे सरसंघ चालकों का, चाहे हेडगेवार जी हों, चाहे गोलवलकर जी गुरु जी हों, या हमारे वर्तमान मोहन भागवत जी हों, सुदर्शन जी हों, रज्जो भैया हों, इनका यदि हम अध्ययन करें तो ये लोग ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं हैं। इनकी जन्म कुंडली बताती है कि ये जो ग्रह योग इनके हैं ये देवत्व के ग्रह योग हैं। और हर सरसंघ चालक के समय में भारत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक अद्वितीय सफलता की प्राप्ति की है। और जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से हर 25 वर्ष में एक ऐसा परिवर्तन होता है कि देश कहीं ना कहीं एक गड्ढे से निकलकर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर निकलकर फिर आगे बढ़ जाता है। और आज आते आते जब 100वां वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मनाया जाएगा, उस समय में भारत विश्व गुरु बन चुका होगा और वो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो चुकी होगी। हालांकि जो 100वां वर्ष है बड़ा कठिन वर्ष है, यहाँ विश्व युद्ध के संकेत भी हैं। भारत विश्व विजय भी करेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसमें बहुत ही गूढ़ लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि हमेशा ही युद्ध में संघ ने, या भारत जब भी परेशानी में आया है तब संघ के कार्यकर्ताओं ने अदृश्य रूप से यहाँ वानर सेना की तरह बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और कई प्रकार की समस्याओं को पार करते हुए देश को सुरक्षित स्थान में लाकर खड़ा किया है। चाहे भारत चीन युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश का अलग करना हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या प्राकृतिक आपदाएं हों, वहाँ संघ के लोग आपको अलग ही अपने ड्रेस में दिख जाएंगे और निस्वार्थ लोगों की सहायता करते हुए आपको मिलेंगे। तो ऐसे जो लोग जिस संगठन में मौजूद हों, उनकी उपस्थिति अपने आप में ये दर्शाती है कि देवत्व श्रेणी के लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। हम बात ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो आप अन्यथा उसको वहाँ ना ले जाएं कि हम करना क्या चाहते हैं। अब मैं आपसे सबसे पहली बात करूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की जो स्थापना हुई, उस स्थापना से लेकर अभी तक की। इसकी जो स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन स्थापना हुई। हेडगेवार जी इसके सूत्रधार थे और उन्हीं की प्रेरणा से इनकी स्थापना हुई है। और इस स्थापना के समय जो ग्रह योग थे वो ग्रह योग इस प्रकार हैं। वृश्चिक लग्न है, द्वितीय स्थान पर गुरु हैं, तृतीय भाव में चंद्र केतु हैं, भाग्य स्थान पर राहु हैं, एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध हैं और द्वादश भाव में शुक्र और शनि हैं। और सूर्य की महादशा में इनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो सूर्य की महादशा का जन्म अपने आप में ही एक अनूठा होता है कि व्यक्ति का या जो भी संस्थान आप डेवलप कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने पूर्ण अंजाम तक पहुंचता है। लग्न का जो स्वामी है वो एकादश भाव में है, दसम भाव का स्वामी है वो लाभ स्थान पर है और साथ ही एकादश लाभ स्थान का स्वामी भी लाभ स्थान पर है। तो यह सबसे पहली बात तो एक सूर्य मंगल और बुध, इन तीनों का लाभ स्थान से चलना ये इस बात का संकेत है कि बिना हानि लाभ को देखे हुए अपने उद्देश्य पर एक क्षेत्र राज्य करना, अपने उद्देश्य पर एक क्षेत्र कार्य करना, ये इस संगठन का उद्देश्य रहा है, उसमें वह सफल भी होने वाला है। दूसरा, शुक्र और शनि का द्वादश भाव से चलना।
हालांकि शुक्र शनि का द्वादश भाव से बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है, लेकिन तुला राशि के शुक्र हैं और तुला राशि उच्च राशि के शनि हैं, इसलिए ये जो नेगेटिव दोष था ये समाप्त हुआ और पॉजिटिव दोष में परिवर्तित हुआ। और अभी शुक्र की महादशा 2022 से 2042 तक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। गुरु हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान का गुरु आध्यात्मिक उन्नति, ऐतिहासिक उन्नति, पुराने दस्तावेज, इन सब को लेकर ऐसा व्यक्ति एक अच्छी रिसर्च करता है। तो आपने संघ की रिसर्च देखी होगी, भारतीय संस्कृति के ऊपर जब संघ के लोग लेक्चर देते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक एक बात सही, एक एक बात तथ्यपरक होती है और एक एक बात शोधपूर्ण होती है। तो द्वितीय स्थान का जो गुरु होता है, जनरली प्रोफेसरों का, अच्छे लेक्चरर्सों का या गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होना, ये संकेत देती है। तीसरा स्थान है पराक्रम का स्थान। पराक्रम स्थान पर है केतु और चंद्रमा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो तृतीय स्थान पर बैठकर पराक्रम को जबरदस्त बनाता है। अकेला केतु बैठ जाए तो व्यक्ति बिना सिर पैर की बातें करके, हाथ पैर चलाकर अपने पराक्रम को करके और आगे बढ़ता है। कई आतंकियों की कुंडली में भी ऐसे योग हैं कि जहाँ अकेला केतु बैठा हुआ है, तो केतु चूंकि सिर नहीं है इसलिए इधर उधर भटक जाता है, परंतु यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है केतु के साथ में। तो ये जो भी काम करते हैं पूरी योजनाओं के साथ करते हैं और योजना से ये कभी भी नहीं भटकते हैं। तृतीय स्थान पर केतु चंद्र किसी व्यक्ति के भी होंगे तो वो व्यक्ति भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, बीच में वो हिलता नहीं है। जब उसने कोई काम शुरू किया, बीच में लगा कि इसमें नुकसान हो सकता है, तो वहाँ वो परिवर्तन नहीं करता है। नुकसान भी झेलेगा लेकिन अपने टारगेट को फिक्स करेगा, और यह संघ की विशेषता है। कई बार उस पर प्रतिबंध लगे, कई बार उसके नाम को बदनाम किया गया, परंतु संघ कभी अपने नियम से हटा नहीं और आज तक डटा रहा। तो ये स्थिति यहाँ दर्शाती है। और सबसे बड़ा इसमें ग्रह योग है पंचम भाव, जो पुण्य का बहुत बड़ा भाव होता है। यहाँ का जो स्वामी है गुरु है, और गुरु स्वग्रही होकर द्वितीय स्थान पर विराजमान है। जब तक संघ अपने पूर्ण कार्य तक नहीं पहुँच जाता तब तक चुप बैठने वाली संस्था ये नहीं है। यह स्थिति तो इनकी कुंडली बताती है। ग्रहों की महादशाओं को देखें तो सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ। सूर्य की महादशा निश्चित रूप से सूर्य एकादश भाव में है और पूर्ण रूप से फलित हैं। यदि हम इसके 25 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो 1925 में तो इसकी स्थापना हुई। 1925 की स्थापना के बाद हम इसमें फिर 25 प्लस करते हैं तो ये आता है 1950। तो 1947 से 1951-52 तक ये काफ़ी विवादास्पद स्थिति में रहे और प्रतिबंध भी इस संगठन पर लगा, लेकिन यह वापस प्रतिबंध से बाहर आकर फिर नए सिरे से भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करने को संगठन तैयार हुआ। 1950 के बाद फिर 1975-76 की जो बात करते हैं, फिर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और इसके बाद 75 के बाद उन्होंने नए सिरे से पार्टी की संरचना की और भारतीय जनता पार्टी अब आपके सामने है एक मूल स्वरूप में। 75 में स्थापना नहीं हुई, लेकिन 75 की घटनाओं के बाद से जो परिवर्तन आए हैं जनता पार्टी के बाद, वो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो 1975 के बाद फिर 25 साल आए तो 2000 आया। 2000 में फिर वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई, अर्थात चौथे टर्म में इन्होंने अपनी सरकार बना ली। वो सरकार बनाकर जो काम किए वो भी अद्वितीय कार्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर सड़कों का, टेलीफोन का, प्रगति का, एटॉमिक शक्ति के परीक्षण का, और वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो काम उनका शुरू हुआ तो वो फिर रुका नहीं। उसके बाद फिर ये 25 साल अब होने वाले हैं 2025 में, सितंबर 2025। अब सितंबर 2025 से लेकर 2050 तक, अभी ये जो समय है, ये समय बड़ा विचित्र समय है और यह वही समय है जिसके लिए संघ की उत्पत्ति हुई है और संघ अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करेगा सितंबर 2025 के बाद। इसकी बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आने वाला जो समय है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के भाग्योदय का समय है। और भारतीय संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं, ये सनातन संस्कृति जरूर है, लेकिन ये पूर्ण वैज्ञानिक संस्कृति है। जिस तरह से विज्ञान अपनी खोज करता है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यही सनातन है। नित्य नया,
विज्ञान के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हम विज्ञान पर ही विश्वास करते हैं। विज्ञान में जो परिवर्तन हुए, धर्मशास्त्र में हमारे कुछ नेगेटिव, तो भी हम उसको परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात हम उस चीज़ को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी ऐसा भारतीय संस्कृति में नहीं हुआ कि जो विज्ञान सम्मत नहीं है वो हमने स्वीकार किया हो। विज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। तो अब जो स्थिति बनेगी 2027 मार्च 2025 के बाद मीन में राशि में शनि प्रवेश करेंगे, और मीन राशि के शनि जब भी आते हैं तब तक कोई ना कोई एक दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे कारगिल का हो, ये सब एक परिवर्तन वाले हैं। और अब विश्व युद्ध तो 2019 से चल ही रहा है, और ये आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। लेकिन विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना होना और आज तक लगातार संघ का आगे बढ़ना, यह संकेत कोई ऑर्डिनरी संकेत नहीं है। निश्चित रूप से कुछ इसके पीछे देवीय शक्तियाँ भी हैं। हेडगेवार जी का जन्म प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा, जिस दिन वर्ष हिंदू वर्ष प्रारंभ होता उस दिन उनका जन्म होना। हेडगेवार जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, असामान्य प्रतिभा के धनी, और जब जब होए धर्म की हानि तो प्रभु उस रूप में ही जन्म लेते हैं, प्रभु की शक्तियाँ ही उस रूप में जन्म लेती हैं। तो निश्चित रूप से एक शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। और यदि कुंडली के अध्ययन में जैसे मैं कर रहा हूँ, पुराने अध्ययनों में यदि हम हेडगेवार जी और मोहन भागवत जी की कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी के बारे में कोई ऐसा बात रह जाए कि हेडगेवार जी में और मोहन भागवत जी में कोई परिवर्तन होगा। जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में डाला था, अमित शाह जी की कुंडली और वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्थिति है, वो वल्लभ भाई पटेल का अवतार ही अमित शाह हैं, और वो जितने काम वल्लभ भाई पटेल के थे अधूरे, वो सारे काम वो संपन्न करेंगे। मोहन भागवत जी भी वही सारे काम संपन्न करेंगे जो हेडगेवार जी के अधूरे पड़े हुए थे। उसके बाद जो नए सरसंघ चालक होंगे, ये सरसंघ चालक होंगे भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श आरएसएस के, उनको लिए होंगे, और भारतीय संस्कृति में चार चांद लगाते हुए पूरी दुनिया तक अपना एक प्रभाव छोड़ रहे होंगे। हालांकि आरएसएस अब भी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा संगठन है। बीबीसी के अनुसार तो विश्व का एक शांतिप्रिय सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, लेकिन इसके जो कार्यकलाप हैं अब पूरी दुनिया में 2025 से 2027 के बीच में मान्य होंगे। और मुझे लगता है कि 2025 में सितंबर के बाद आने वाले जो 25 वर्ष हैं उसमें संघ की पूरी भूमिका होगी, और पूरे जो सारे कार्यकलाप होंगे वो संघ के अनुसार ही होंगे। जो इनकी आइडियोलॉजी है वही सभी दुनिया मान्य करेगी, और उसके लाभ सभी को प्राप्त भी होंगे। तो मित्रों, यह था एक संघ की कुंडली, संघ की स्थापना, संघ क्या करेगा, संघ आने वाले समय में कहाँ पहुँचेगा, उन सब का एक विस्तृत आपसे विश्लेषण मैंने किया है। मित्रों, यदि ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।